हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है आपका जो लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक है उसका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है इसको समझना कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्या है। और इसमें हम ये बेसिकली समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, पावर शेयर करना क्यों ज़रूरी है, और अगर सत्ता की साझेदारी करे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं करे तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है और सत्ता साझेदारी के अलग अलग रूप कौन से हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्मृति तथ्य में ध्यान रखना जरूरी है कि सत्ता के बंटवारे का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। जब आप सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं, जब आप पावर शेयरिंग की बात करते हैं, तो लोकतंत्र के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, या जहाँ लोकतंत्र होगा वहीं पर सत्ता की साझेदारी संभव है। अदरवाइज और किसी दूसरी कोई भी सरकार हो, चाहे वो अ, अ, राजतंत्र हो या कोई भी दूसरी सरकार हो, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। जब आप सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं कि पावर शेयर किया जाए, तो जब लोकतांत्रिक विचारधारा होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी, तभी ये संभव है। तो इसीलिए जो सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और दुनिया भर के अधिकांश समाजों में नस्ल, जाति, भाषा आदि के आधार पर विविधता है। इसलिए समाज में मौजूद सभी विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ भी बेसिकली अलग-अलग जाति, धर्म, वेशभूषा इत्यादि समूहों के जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उनको सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिलता है तो समाज में, देश में समस्या आ जाएगी और फिर वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो अगर विविधता है तो विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए, जो भी अधिकार है जो जिसके भी, वो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मिलेगा तो फिर देश में एकता बनी रहेगी, अगर वो अधिकार नहीं मिलते हैं तो फिर समस्या आएगी। बेसिकली इस चैप्टर में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है बेल्जियम की कहानी, कि बेल्जियम में क्या सिचुएशन रही और कैसे उसने सत्ता में साझेदारी दी, और तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले 59% 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और कौन सी भाषा बोलती है, डच। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर हम बेल्जियम की सिचुएशन देखें, स्थिति देखें, तो 59% लोग वहाँ पर हैं जो डच बोलते हैं, 40% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% ध्यान रखेंगे, 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। इसका मतलब कि जो बहुलता में है वो डच है और फ्रेंच है। अगर हम इसकी जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रसल्स की बात करें, तो 80% 80% जो आबादी है वो फ्रेंच बोलती है और 20% आबादी डच भाषी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली ओवरऑल जो बेल्जियम है वहाँ पर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो डच लोगों की है। लेकिन जो उसकी राजधानी है, जो ब्रसल्स उसकी राजधानी है बेल्जियम की, तो ब्रसल्स में, इसका मतलब है कैपिटल में 80% केवल फ्रेंच हैं और 20% जो है डच है। इसका मतलब ओवरऑल बेल्जियम में सबसे ज़्यादा आबादी डच की है, जो कि 59% है। लेकिन केवल राजधानी की बात करें, ओनली राजधानी ब्रसल्स में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोलने, मतलब उनकी बहुलता है, और जो डच भाषा बोलने वाले वो 20% ही हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली है। जो फ्रेंच की बात करते हैं, जो ओवरऑल बेल्जियम में 40% है, तो अपेक्षाकृत क्या है, समृद्ध है, पैसे वाले हैं, प्रोस्पेरस हैं और शक्तिशाली भी हैं, मतलब कि पावरफुल हैं, उनकी रुतबा है। अब देखते हैं तो सिचुएशन क्या यहाँ पर क्रिएट हुई। इसने 1950 से 1960 के दशक में दोनों समुदाय के बीच तनाव पैदा कर दिया। अब क्या था कि बहुलता किसकी रहेगी, किसकी बात सुनी जाएगी, सरकार किसके लिए काम करेगी, तो इस पर कुछ में क्लैशेज क्रिएट हुए। कब, 1950 से 1960 के दशक में दोनों समुदाय के बीच तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि मेजोरिटी को लेकर या किसका वर्चस्व रहेगा। लेकिन इन्होंने एक समझदारी दिखाई। इससे पहले कि इनमें कोई लड़ाई हो तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया, और देखेंगे कैसे। चूंकि डच बोलने वाले लोग देश में बहुमत में थे, बिल्कुल, लेकिन राजधानी में ब्रुसेल्स में वो अल्पसंख्यक थे, मतलब कम थे, अल्पसंख्यक तो नहीं कहेंगे, कम थे। पूरे ओवरऑल बेल्जियम में इनका बहुमत है, ज्यादा संख्या में है, 59% है, लेकिन राजधानी ब्रसल्स में ये अल्पसंख्यक है। इसके अलावा जो हमने देखा कि फ्रेंच जो है पूरे बेल्जियम में
40% है, लेकिन ब्रसेल्स में उनकी संख्या ज़्यादा है 80%। तो इन्होंने क्या किया 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इससे पहले कि इनमें आपस में झगड़े हो, क्लैशेज हो और क्लैश क्रिएट हो जाए और फिर ये अलगाववादी भावना आ जाए, इन्होंने क्या किया कि बोला कि हम इस समस्या को ही खत्म कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि 1970 और 93 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन किए और संशोधन करके पूरा उन्होंने सरकार का रूप ही चेंज कर दिया ताकि ना डच को कोई प्रॉब्लम हो, ना फ्रेंच को कोई प्रॉब्लम हो, ना जर्मन को कोई प्रॉब्लम हो और लड़ाई हो ही नहीं, सब मिलजुल कर रहें। अब कैसे किया, जो इन्होंने एकोमोडेट कैसे किया, पावर को कैसे शेयर किया, वो देखेंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 59% डच है, 40% फ्रेंच है एंड 1% जर्मन है। तो इसका मतलब कि ओवरऑल मेजोरिटी में जो डच स्पीकर्स हैं, डच बोलने वाले हैं, उसके बाद फ्रेंच की संख्या है और उसके बाद 1% जर्मन है। लेकिन उन्होंने किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दी। जो मैंने बताया कि उन्होंने 4 संशोधन किए अपने संविधान में और पूरी तरीक़े से सब कुछ चेंज कर दिया। जो हम बता रहे थे कि इसकी जो राजधानी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में बेसिकली राजधानी में ये जो फ्रेंच जो है वो 80% है। फ्रेंच जो है 80% और डच जो है वो एक्चुअली 20% है। ध्यान रखेंगे कि ब्रसेल्स में फ्रेंच 80% है और डच जो है 20% है। ओवरऑल पूरे बेल्जियम में 59% जो है वो बेसिकली डच है और 40% जो है वो फ्रेंच है। नाउ तो टकराव रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, कैसे पावर को एकोमोडेट किया, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बेल्जियम ने अलग अलग जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनमें झगड़ा ना हो, उसके लिए उन्हें क्या कदम उठाए। पहला काम क्या किया इन्होंने, देखिए। फर्स्ट, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार बनेगी पूरे बेल्जियम के लिए, तो ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, जो डच और फ्रेंच भाषी लोग हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे। ठीक है। सेकंड इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। बेसिकली क्या था कि जो केंद्र की काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ थी, तो जो क्षेत्रीय सरकारें बनी या कह सकते हैं जो उनके जो स्टेट गवर्नमेंट बनी, तो बहुत सारी शक्तियाँ उनको दे दी गई। यानी कि सेंटर की तो शक्ति थी ही, जो स्टेट उन्होंने बनाए उसको भी शक्तियाँ दे दी कि आप इंडिपेंडेंट होकर कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें आपकी काम में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं की जाएगी, तो उनका भी क्लेश खत्म हो गया। तीसरा उन्होंने क्या किया, तीसरा एक कि ब्रसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब जो कैपिटल थी, राजधानी, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, बोला कि यहाँ पे जो सरकार बनेगी तो वहाँ पर भी इक्वल पार्टिसिपेशन दे देंगे। कैसे? चूँकि वहाँ राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे, तो फिर इनमें भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए उन्होंने केंद्र में इक्वल पार्टिसिपेशन दिया ओवरऑल। तो फिर कहा गया कि तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो राजधानी है उसके लिए एक अलग से हमारी सरकार होगी और उसमें भी फ्रेंच और जो डच है उनका इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, बराबर रखे जाएँगे। तो यहाँ पर भी समस्या खत्म हो गई। इसके अलावा चौथा उन्होंने एक और काम किया। क्या किया? सामुदायिक सरकार बनाई। सामुदायिक सरकार का क्या मतलब है कि सामुदायिक सरकार जो होगी वो बेसिकली जर्मन, डच और फ्रेंच भाषा के विकास के लिए, इनके कल्चर संस्कृति के विकास के लिए जो भी काम हो सकता है वो करेगी। तो सामुदायिक सरकार का निर्माण इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है और इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। मतलब कि उस देश की संस्कृति जो चाहे डच भाषा बोलने वाले लोग हों या जर्मन हो या फ्रेंच हो, तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और जो भी उनके कल्चर से रिगार्डिंग जो भी काम होंगे, तो सामुदायिक सरकार देखेगी, मतलब उस पार्टिकुलर समुदाय के लिए काम करेगी, चाहे वो डच हो, जर्मन हो या फ्रेंच हो। तो हम देखते हैं कि टकराव रोकने के लिए बेसिकली जो बेल्जियम है, उसने अपना सुधार किया। यानी इस चीज़ों को समझा कि पावर को शेयर करना ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है, नहीं तो देश में टकराव की स्थिति होगी और वो किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और इसके अपोजिट हम देखेंगे कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया और पावर शेयर नहीं किया जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम हुए और देश में गृह युद्ध की नौबत आ गई। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए कि बेल्जियम ने कैसे अपने सत्ता की साझेदारी की या पावर को शेयर किया, तो ये 4 जो आपने देखा कि उन्होंने केंद्र में क्या-क्या प्रोविज़न किए, फिर स्टेट को अलग से पावर दी
गई। फिर उन्होंने जो राजधानी था ब्रसेल्स, वहाँ पर उन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन दिया, जो डच और फ्रेंच हैं, और एक सामुदायिक सरकार बनाई। तो उन्होंने 4 तरीक़ा से अपने यहाँ जो सत्ता की साझेदारी की, ताकि किसी भी प्रकार के झगड़े ना हो, क्लैशेज़ ना हो, और देश जो है आसानी से चल सके। अब हम देखेंगे कि इसके अपोजिट में श्रीलंका की क्या स्थिति रही। ध्यान रखेंगे, अभी हम बेल्जियम की सिचुएशन देख रहे थे, श्रीलंका कि श्रीलंका ने कैसे पावर को शेयर नहीं किया और बहुसंख्यकवाद की सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ गृह युद्ध यानी कि क्या कहते हैं, उसके देश में ही आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ये श्रीलंका के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो देखेंगे वहाँ पर क्या-क्या सिचुएशन रही। दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग हैं, बिल्कुल, वहाँ पर भी अलग-अलग जाति समूह के लोग हैं। देखेंगे कौन-कौन से हैं। इसके अलावा श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ। याद रखेंगे, कई बार 1 मार्क्स में आता है कि श्रीलंका 1948 में श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ। और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है, तो श्रीलंका में एक सिंहली समुदाय है। वैसे सिंहला बोलते हैं, लेकिन सिंहली भाषा वो लोग बोलते हैं। तो सिंहली समुदाय जो है, जो लगभग 74% है, सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ पर श्रीलंका में श्रीलंकन लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। कुछ भारतीय जो काफ़ी समय पहले वहाँ पर स्थानांतरित होकर चले गए, जिनके फ़ोरफ़ादर वगैरह वहाँ पर गए होंगे, तो वो वहाँ पर तमिल बोलते हैं, और कुछ मुस्लिम्स हैं। तो सिंहली चूँकि सबसे ज़्यादा है, तो इन्होंने सोचा कि चूँकि संख्या में हम ज़्यादा हैं, तो हमारा ही वर्चस्व रहेगा, हम जो चाहेंगे वही करना है। लेकिन उन्होंने एक गलती क्या की कि बाकी जो समुदाय हैं, जो तमिल वगैरह हैं, उनको कोई भी अधिकार उन्होंने नहीं दिया, और जो ये अधिकार नहीं दिए, यहीं से समस्या क्रिएट हो गई। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ने सिंहली सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए बहुसंख्यकवादी उपायों की एक श्रृंखला को अपनाया। बहुसंख्यकवादी का मतलब ये कि संख्या में ज़्यादा है, तो सारे फ़ायदे उन्हीं को दिए जाएँ और किसी समुदाय को नहीं। जबकि सभी लोग श्रीलंका के ही रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि संख्या में जो ज़्यादा है उसी का वर्चस्व होगा, सरकार भी उसी की बनेगी, और जो भी फ़ायदे दिए जाएँगे, चाहे किसी भी प्रकार के, वो बहुसंख्यवादी सिंहली समुदाय को ही दिए जाएँगे। इसका मतलब ये पावर को, यानी कि सत्ता की साझेदारी नहीं चाहते थे, और यही इनके लिए समस्या हो गई। अब श्रीलंका में अगर जातीय समूह की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, तो देखिए 74% वहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। 11.1% जो है वो बेसिकली श्रीलंकाई तमिल है। भारतीय तमिल भी हैं, जो 1.2% है, और मुस्लिम जो है 9.3% है, यानी कि 9.3% है। तो ये यहाँ पर बेसिकली जो जातीय समुदाय है श्रीलंका में, देखते हैं सिंहली है, श्रीलंकाई तमिल है, भारतीय तमिल है, और मुस्लिम है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा सिंहली है। तो इनको जो दूसरी कम्युनिटी थी, जैसे श्रीलंकाई तमिल या भारतीय तमिल भाषा बोलने वाले लोग, मुस्लिम, इनको भी सत्ता में साझेदारी देनी चाहिए थी, या इनके भी जो हक या इनके जो अधिकार है उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जबकि इसके अपोजिट हमने देखा कि बेल्जियम में उन्होंने फ्रेंच, जर्मन और डच में सत्ता की साझेदारी पावर्स को शेयर किया, जिसकी वजह से वहाँ समस्याएँ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर होगी, क्योंकि इन्होंने जो बहुसंख्यक वाद है, जो सिंहली है, जो संख्या में ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, और बाकियों के अधिकारों को नहीं माना। अब देखिए 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। तो 1956 में इन्होंने क्या किया? पूरी सत्ता में कैसे चेंज किया? पहला, देखिए, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बोला कि सिंहली मेन भाषा होगा, बाकी कोई भाषा नहीं। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण मिला, बाकी किसी धर्म को इन्होंने मान्यता नहीं दी। तीसरा क्या किया? इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर तो और प्रॉब्लम कर दिया कि विश्वविद्यालयों में या सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, तो बाकी कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ने है कि श्रीलंका ने पावर शेयर करने से बिल्कुल मना कर दिया। आज सबसे बड़ी बात है कि बहुसंख्यकवाद की सत्ता स्थापित करने की कोशिश की कि सिंहली ज़्यादा है, तो सारे काम उन्हीं के फेवर में किए जाएंगे, बाकियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि जो बाकी समुदाय है, इन्होंने अपने आप को एक अलग-थलग महसूस करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, क्योंकि जब उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, तो फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ छिड़ गई देश के अंदर ही, और उसी को गृह युद्ध कहा गया। इसका मतलब है कि श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की। अब देखिए, इन सभी उपायों के एक के बाद एक लागू होने से धीरे-धीरे श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाववाद की भावना में
वृद्धि हो गई। अलगाववादी भावना वृद्धि होनी ही है, क्योंकि अब बाकी समुदाय पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उनके अधिकारों को ही नहीं दे रहे। बहुसंख्यकवाद की सत्ता स्थापित करना चाहते हो, दोनों समुदाय के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया और जल्द ही यह गृहयुद्ध में बदल गया। गृहयुद्ध का मतलब ये है कि जब देश के अंदर ही दो समुदाय आपस में टकरा जाए और सिचुएशन गृहयुद्ध की तरह लगने लगे, तो उसी को गृहयुद्ध कहा गया है कि बाहर से कोई इसमें अटैक नहीं करता, देश के अंदर ही किसी मुद्दे पर दो समुदाय या देश दो धड़े में बट जाता है और आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, दंगा की तरफ फैल जाता है, तो वो क्या हो गया, गृहयुद्ध हो गया। तो ये सिचुएशन श्रीलंका में भी आ गई। इसका कारण क्या था, सत्ता में साझेदारी न देना इसका मेन कारण था। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता में साझेदारी के दो रूपों को देखा। बिल्कुल, बेल्जियम में संविधान में संशोधन किया गया था ताकि ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सके जो हर किसी को एक ही देश के भीतर एक साथ रहने में सक्षम बनाए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के उपायों को अपनाया गया, जिसके कारण तमिलों के बीच अलगाव हो गया था, जिसकी परिणति गृहयुद्ध में हुई। बिल्कुल, तो बेसिकली बहुत आसानी से हमने समझा कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की, श्रीलंका ने नहीं की। तो श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की तो वहाँ पर गृहयुद्ध की समस्या आ गई, और बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी दी तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और देश शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता साझेदारी के रूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है। सत्ता में साझेदारी के क्या रूप हैं? तो सत्ता में साझेदारी 4 तरीके से की जाती है। 1, 2, 3, 4। बहुत आसानी से समझ लेंगे कि सत्ता में साझेदारी 4 तरीके। पहला है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का क्या मतलब है? बहुत आसान है। सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि इसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकार होती है, उसके नीचे स्थानीय सरकार होती है। तो ऊर्ध्वाधर मतलब सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और उसके नीचे कोई भी स्थानीय सरकार, जैसे ग्राम पंचायत या शहरों में जो नगर पालिका वगैरह है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो होता है। तो ये कौन सा सरकार का रूप है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। उसके बाद सत्ता का एक और आता है क्षैतिज वितरण। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सरकार पैरेलल में होती है, समांतर में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, ये इक्वल में है, बराबर है सब, अगर मतलब समांतर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये इस तरह के अगर समांतर में सरकार हो तो कौन सा है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। और अगर उनमें एक तरह से क्रम बना हुआ हो, सबसे ऊपर, उसके नीचे, तो पहला आएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, और अगर समांतर में होंगे तो क्षैतिज वितरण। इसके अलावा और कैसे सत्ता में साझेदारी की जाती है? जो तीसरा पॉइंट है वो है विभिन्न सामाजिक समूहों, मुस्लिम, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, कि मतलब कोई सामुदायिक सरकार हो जो किसी के भाषा, संस्कृति के लिए कार्य करे, तो उसमें भी उनको भी, और जैसे भारत में भी कई तरह के ऐसे सरकारें बनी हुई हैं जिनको, जो देश के लोगों के लिए कार्य करती हैं कि उनका जो भाषा है, कल्चर है, शिक्षा है, उसके विकास के लिए काम करें, तो उनको भी थोड़ी पावर दी गई है। तो वही है, विभिन्न सामाजिक समूहों में जो पावर दी जाती है, चाहे भाषाई विकास हो, धार्मिक विकास हो, तो ये काम सामुदायिक सरकार करती है। इसके अलावा एक और सत्ता का बंटवारा है, वो कौन सा है? विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। दबाव समूह होता है जो डायरेक्ट राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे मान लीजिए कि कोई वकीलों का ग्रुप है तो दबाव समूह है, विद्यार्थियों का जो ग्रुप है दबाव समूह है, कोई वर्कर है तो अगर वर्करों का कोई ग्रुप है तो दबाव समूह है, वो अपनी मांग रखते हैं कि ऐसा किया जाए, प्रेशर बनाते हैं, इसे दबाव समूह कहलाते हैं। डायरेक्ट राजनीति में भाग नहीं लेते, जब वो राजनीति में भाग लेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, तो फिर दबाव समूह नहीं रहे, फिर तो राजनीतिक दल बन गए वो। तो दबाव समूह का मतलब है कि दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं ताकि उनकी डिमांड पूरी की जाए। तो इस तरह से कोई भी दबाव समूह हो सकता है, तो उनको भी पावर दी गई है, तब वो अपना प्रेशराइज कर सकते हैं या किसी पर दबाव डाल सकते हैं, तो इसीलिए उनको दबाव समूह कहते हैं। तो नॉर्मल हमने देखा कि सत्ता के जो बंटवारा है उसके 4 रूपों को देखा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, या सत्ता का क्षैतिज वितरण, विभिन्न सामाजिक समूहों में बेसिकली जो है जो सत्ता का बंटवारा है, या जो विभिन्न दबाव समूह हैं जो उनको पावर दी गई है। तो जो हम देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी के जो 4 रूप हैं जिसके बारे में हमने देखा, जो अक्सर पेपर में भी आता है, इसलिए ध्यान से इसको समझ जाएंगे।
क्षैतिज वितरण की जो हमने बात की, तो इसको यहाँ पर आप और आसानी से समझ सकते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका में क्या है, विधायिका का काम है कानून निर्माण करना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये विधायिका के पार्ट हैं। इसके अलावा जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं, जो कि कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाह, ये सभी कार्यपालिका हैं। तो इसमें कार्यपालिका में भी दो लोग होते हैं, एक जो है तो जैसे राजनीतिक दल है तो भी कार्यपालिका है, तो वो अस्थायी एक तरह से कार्यपालिका है। और एक जो नौकरशाह वगैरह हैं, जो कि परमानेंट जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर जो सरकार के लिए काम करते हैं, तो परमानेंट रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल बाद होगा और नेता चेंज हो जाएगा, तो अस्थायी कार्यपालिका है। और ये जितने भी नौकरशाह हैं जो देश के लिए बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो वो अस्थायी कार्यपालिका है। तो ये कार्यपालिका के अंदर में आते हैं। ये न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, जितने न्यायालय हैं जिनका काम जुडिशरी का न्याय करना है, तो न्यायपालिका के भाग हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इसको क्षैतिज वितरण कहा गया है। और ऊर्ध्वाधर वितरण में जैसे मैंने बताया कि उसमें सबसे ऊपर जैसे क्रम बटा हुआ है कि सबसे बड़ा कौन, तो केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। तो क्षैतिज वितरण, इसको चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। मतलब ये बेसिकली तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या अगर कोई काम हो तो एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। जैसे विधायिका कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि जो ठीक ना हो या लोगों को ना लगे, तो बेसिकली न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और देखेगा कि जो डिसीजन सरकार ने लिया है वो ठीक है या नहीं। फिर कार्यपालिका कोई डिसीजन लेती है तो उसको विधायिका में जाकर पास कराएगी, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, फिर वो कानून बन जाएगा। और फिर भी अगर इसमें भी कोई लगे कि नहीं, इसमें और भी कुछ सुधार की जरूरत है जो हो सकता था, तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हो। तो इसीलिए ये इसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, मतलब कि तीनों जो हैं एक दूसरे एक के लगभग बराबर हैं, ये कोई बड़ा छोटा नहीं है, पैरेलल में है, इसलिए समांतर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता, क्यों सत्ता में साझेदारी जरूरी है? तो हमने ऊपर के एग्जाम्पल से, बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले तो अलगाववादी भावना आ जाएगी, देश की एकता खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म होगा। तो इसके लिए दो तरीके से कर सकते हैं, युक्तिपरक तर्क। युक्तिपरक तर्क का मतलब है कि जो सही है, और नैतिक मतलब नैतिक रूप से कौन सी चीजें हैं जो सही हैं, जिससे कि सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। तो सीधे आप 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, और यही अगर पूछा जाए कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, तो आप इसको लिखेंगे। पहला लिखेंगे, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। बिल्कुल, जब सत्ता में साझेदारी होगी तो टकराव कम होगा। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। बिल्कुल, अगर जब कोई दिक्कत ही नहीं है, टकराव ही नहीं है, तो सरकार आराम से चलेगी, तो उसमें स्थायित्व तो रहेगा ही और देश के लिए भी बेटर है। तीसरा पॉइंट आप कर देंगे इसमें कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल, जब सत्ता में साझेदारी करते हैं तभी लोकतंत्र का विकास होगा। जितना ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी उतना ही ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। चौथा पॉइंट आप कर देंगे कि सरकार को वैधता प्रदान करता है। बिल्कुल, कि सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन है, तो जब सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार वैध है, सबका भागीदारी है तो सरकार वैध है। तो इसीलिए अगर कभी भी पेपर में आए कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इन 4 पॉइंट बहुत ही इजी पॉइंट है, आप इसको पेपर में लिख देंगे कि क्यों सत्ता में साझेदारी जरूरी है। और बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम नेक्स्ट पॉइंट पर, इस पर हम काम करेंगे। जब हम ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार का जो होता है, सबसे ऊपर सरकार होगी, उसके नीचे एक और सरकार होगी, सरकार का रूप होगा, और उसके नीचे एक और सरकार का रूप होगा। जैसे सबसे ऊपर हो गया केंद्र सरकार, उसके नीचे आ गई राज्य सरकार, और सबसे नीचे हो गई स्थानीय सरकार। तो इसमें क्रम बटा हुआ है कि सबसे ऊपर कौन सा है, उसके नीचे, उसके नीचे। तो इसीलिए ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें सबसे देश के लिए कोई एक केंद्र सरकार होगी, उसके नीचे राज्य सरकार होगी, और उसके नीचे स्थानीय सरकार होगी, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद। तो ये कौन सा सत्ता के बंटवारे का वितरण है, यह है ऊर्ध्वाधर वितरण। और इससे पहले हमने देखा था क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण में समांतर होंगी, और यहाँ पर क्रम है, सबसे बड़ा कौन सा, उसके नीचे, उसके नीचे। तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। चलिए इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर गृह युद्ध क्या होता है। तो जैसे हमने बताया कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। परिभाषा याद रखेंगे या समझ लेंगे इसको, कि किसी देश में सरकार विरोधी
समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। मतलब देश के अंदर ही 2 समूह आपस में टकरा जाएँगे और युद्ध की तरह उनमें वार होने लगे तो वो गृह युद्ध कहलाता है। इसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब देश के अंदर ही लोग लड़ेंगे तो ये गृह युद्ध हो जाएगा। बहुसंख्यकवाद का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो संख्या में ज़्यादा हो। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो अगर इस तरह से कोई समूह करता है, इसका मतलब वो बहुसंख्यकवाद की सत्ता स्थापित करना चाहता है कि हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हमारी ही बातें सुनी जाएंगी, चाहे हम किसी अन्य का सुने या ना सुने। तो संख्या में ज़्यादा होना ही बहुसंख्यकवाद है। तो अगर इस तरह से वो उसमें थिंकिंग आ गई तो वो क्या करेगा कि वो सारी चीज़ अपनी जो समूह है उसी के लिए काम करेगा और दूसरे किसी पर ध्यान नहीं देगा। जैसे कि श्रीलंका में हुआ कि सिंहली समुदाय ने सिंहली सुपरमेसी सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश की और जो दूसरे जो श्रीलंकन तमिल्स थे या भारतीय तमिल्स या मुस्लिम समुदाय थे उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर गृह युद्ध की नौबत आ गई। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने बहुत ईजी वे में समझा कि बेसिकली सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता में साझेदारी क्यों ज़रूरी है, श्रीलंका ने कैसे सत्ता में साझेदारी नहीं दी जिससे वहाँ गृह युद्ध की समस्या आ गई, बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी दी जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमने देखा कि सत्ता साझेदारी के कौन से रूप हैं कि बेसिकली 4 तरह के हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर वितरण, उसके बाद क्षैतिज वितरण और उसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का वितरण। और इसके अलावा हमने देखा कि जो दबाव समूह हैं तो उनको भी कुछ सत्ता में साझेदारी दी गई है। तो सत्ता साझेदारी के 4 रूपों को हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही ईज़ी वे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।